Hello friends, welcome to Niti IS YouTube channel. Today we discuss what stand India should have to take in on Rohingyas crisis. बेसिकली यह लेक्चर्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लेक्चर्स में हम जानेंगे कि जो रोहिंग्यास क्राइसिस पे इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या इंडिया को रोहिंग्यास लोगों को अपने यहाँ शरण नागरिकता दे देनी चाहिए या फिर उन्हें प्रत्यावर्तित जो देश से वो आए हैं वहां भेज देना चाहिए। ये सारे मुद्दों को इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मैप देखते हैं। इस मैप में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये है म्यांमार और ये इंडिया है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट भाग है, ये बांग्लादेश है और ये जो म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है, बेसिकली यह रखाइन प्रांत रोहिंग्या समुदाय से संबंधित है। अब अपन यहाँ ये देखते हैं कि रोहिंग्या समुदाय के लोग विश्व या साउथ एशिया के अन्य भागों या भारत में किस तरीके से जाते हैं। तो रखाइन प्रांत से वो क्या करते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला भाग है म्यांमार का, ये जो भारत के जो है मिजोरम वाले भाग से टच होता है। तो रखाइन प्रांत से वो सीधे भारत के मिजोरम वाले राज्य में चले जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ से इसी जगह से रखाइन प्रांत से बांग्लादेश में एंटर करते हैं। ये जो बांग्लादेश है यहाँ एंटर किया, यहाँ से वो फिर त्रिपुरा में जाते हैं और बांग्लादेश के अन्य भागों में जाके यहाँ से वो बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं और बंगाल से देश के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरीके से रखाइन प्रांत से वो यहाँ से ऐसे जाते हैं इस तरीके से। इधर ये थाईलैंड है, यहाँ थाईलैंड पहुंच जाते हैं, यहीं से थाईलैंड इधर कंबोडिया पहुंच जाते हैं और इसके नीचे यहाँ मलेशिया आ जाते हैं। ये जो मलेशिया है यहाँ आ जाते हैं। अब वो रखाइन प्रांत से थाईलैंड आए, कंबोडिया आए, अब वो थाईलैंड से यहाँ अंडमान निकोबार में आते हैं। अंडमान निकोबार के माध्यम से वो इधर जो श्रीलंका है यहाँ श्रीलंका में आ जाते हैं। इस तरीके से जो रोहिंग्या समुदाय के लोग हैं वो देश दुनिया के दूसरे देशों, विशेषकर इंडिया, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में शरण लेते हैं जाके। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पहला क्वेश्चन यही आता है कि शुड इंडिया बी गिवन असलम है, क्या इंडिया को रोहिंग्या लोगों को अपने यहाँ शरण दे देनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि हाँ दे देनी चाहिए। उसके हम कुछ कारण भी जो लॉजिक हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ देखें, India has a historical tradition to protections of refugee. India is the largest democracy in the world and largest superpower in South Asia. तो यहाँ क्या लिखा है, इंडिया इज अ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है यानी कि इंडिया का इतिहास ऐसा रहा है कि इंडिया के यहाँ जो भी आया है, शरण जो लेने आया है या जो अपनी जान बचा के आया है, इंडिया ने उसको क्या दी है, उसको अपने यहाँ शरण दी है, उसकी सुरक्षा की है। तो इसलिए इंडिया को, इस बेस पे इंडिया को जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और इंडिया, साथ ही इंडिया क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र है, लोगों के लिए भारत का शासन काम करता है, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो किसी देश सीमा के अंदर ही नहीं बंधा है। इस आधार पर भी कहा जाता है कि इंडिया को अपने यहाँ शरणार्थी जो रोहिंग्यास हैं उनको शरण दे देनी चाहिए। साथ ही साथ लार्जेस्ट सुपर पावर इन साउथ एशिया। अभी अपन ने प्रीवियस कुछ समय पहले एक मैप में अपन ने देखा कि किस तरीके से वो साउथ एशिया के अन्य भागों में भी पहुंचते हैं रोहिंग्यास लोग। अब ये जो क्राइसिस जो है रोहिंग्यास रिफ्यूजी क्राइसिस, वो एशिया के अन्य देशों में भी बना हुआ है। तो भारत एक लार्जेस्ट सुपर पावर होने के नाते ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो इस मुद्दे को तुरंत सॉल्व करवाए। सुपर पावर का मतलब क्या है, शक्ति, महाशक्ति। इसलिए इस रीजन्स में अपनी सुपर पावर को बनाए रखने के लिए भारत को यह जरूरी है कि वो अपने यहाँ इन्हें शरण दे या फिर इनकी से संबंधित एक अच्छी प्रत्यावर्तित नीति को अपनाए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि हिस्टोरिकल ट्रेडिशन किस तरीके से रहा है। मतलब इंडिया ने अपने प्रीवियस ईयर्स में भी कई देशों के जो रिफ्यूजी हैं उन्हें शरण दी है और देता आया है, इसलिए इंडिया को शरण दे देनी चाहिए। जैसे हम देखें, इन अ प्रीवियस ईयर इंडिया हैज गिवन असलम। जैसे तिब्बत, लगभग तिब्बत जब चाइना ने इन्वेजन किया था तिब्बत में, तो कई लाख तिब्बती लोग इंडिया में आए हुए थे, तो उनको भारत ने शरण दी हुई थी। इसी तरीके से चकमा समुदाय के लोग हैं जो स्पेशली बांग्लादेश के लोग हैं। 1971 में जब बांग्लादेश में वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी, तो उस समय बहुत सारे ऐसे वहां के समुदाय के जो शरणार्थी थे वो भारत में आके उन्होंने शरण ली थी, उन्हें भारत ने शरण दी है। इसी तरीके से मदेशी जो नेपाल में है वो भारत में आके शरण लेते हैं, भारत ने उन्हें शरण दी है। एंड अदर्स कम्युनिटी बिलोंग टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से बहुत से कम्युनिटी ऐसे हैं जो हिंदू, ईसाई और भी बहुत सारे हैं, वो भारत में आते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। श्रीलंका से तमिल मूल के लोग हैं जो भारत में शरण लेते हैं। एंड
वी वेलकम रोहिंग्यास इन 1980 टू 1990। इसका मतलब ये है कि हमने अपने इतिहास में, यानी कि प्राचीन समय, अपने 1980 और 90 के दशक में हमने रोहिंग्यास लोगों को शरण दी है। उस समय क्या हुआ था कि जो रोहिंग्यास पर अत्याचार हो रहा था, वहाँ की सरकार बड़े स्तर पर अत्याचार कर रही थी, तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता के लिए एक मुक्ति मोर्चा चलाया हुआ था। और भारत में यह मुक्ति मोर्चा चलाने के लिए उन्होंने भारत से शरण मांगी थी। तो कई लाख जो शरणार्थी उस समय भारत में आए हुए थे और भारत ने उनका वेलकम किया हुआ था। और अपने यहाँ न केवल उनके यहाँ, अपने यहाँ भारत ने उन्हें शरण, रहने खाने की ही व्यवस्था की थी। साथ ही साथ जो इन रोहिंग्यास लोगों का म्यांमार में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को चलाने के लिए भी भारत ने यहीं से इन रोहिंग्यास लोगों की मदद की थी, जिससे यह रोहिंग्यास लोग भारत में रहकर ही अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए म्यांमार में आंदोलन चला सके। तो इस आधार पर देखा जाता है कि इंडिया का एक ट्रेडिशन, इंडिया का एक आदर्श दर्शन ही इस तरीके का रहा है कि इंडिया शरणार्थी, रिफ्यूजी की मदद करता आया है। अब हम अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। इंडिया इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट विल बी निगेटिवली अफेक्टेड, राइट। जो इंडिया है, इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे अपन देखे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी टू साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि हमारा जो उत्तर पूर्व भारत है उसके विकास के लिए हमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कनेक्टिविटी से संबंधित हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो और साथ ही साथ जो रखाइन प्रांत है, वहाँ का, म्यांमार का, उसमें भी ऑयल गैस के लिए हमने कई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अब जब वहाँ पर हिंसा होगी, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होंगे, सैन्य कार्रवाइयाँ होंगी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा और हम आर्थिक रूप से अक्षम होंगे, हमें लॉस होगा। साथ ही साथ हम देखें कि जो वहाँ साथ ही साथ एक जो इंडिया म्यांमार और थाईलैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को थाईलैंड और अन्य साउथ ईस्ट एशियन नेशंस से जोड़ेगा। कहाँ से यह प्रोजेक्ट हमारा गुजरेगा? हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को म्यांमार, और म्यांमार से थाईलैंड, और थाईलैंड से अन्य साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को जोड़ेगा। इस तरीके से हमारे और प्रोजेक्ट, जैसे हम देखे हैं कि हमारा जो कलानिधि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, यह क्या है? यह जो प्रोजेक्ट है वो अभी हम कहाँ से, यदि हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाना है तो हम बहुत लंबा 1800 किलोमीटर का रास्ता बंगाल से तय करते हैं जब पहुंचते हैं। जब ये कलाधान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो है, यह कलकत्ता पोर्ट को बे ऑफ बंगाल के माध्यम से कहाँ, म्यांमार के पोर्ट से जोड़ेगा, और म्यांमार से सीधे हम कहाँ, मिजोरम में प्रवेश करेंगे। यानी कि 1800 से 50% कम, 900 किलोमीटर का ही रास्ता हमें अपने नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने के लिए तय करना पड़ेगा। जब वहां पर हिंसा और म्यांमार के साथ हमारे जो रोहिंग्या शिशु के कारण संबंध खराब होंगे, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड कनेक्टिविटी, कलानिधि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये प्रभावित होंगे, यानी कि भारतीय हित प्रभावित होंगे। साथ ही साथ हम देखें, शुड इंडिया इंटरनेशनल प्रेशर इज क्रिएटिंग अगेंस्ट म्यांमार। अभी हम वर्तमान में देखें कि इंटरनेशनल जो, जैसे हम देखें जो म्यांमार है, वहाँ पर रोहिंग्यास के जो अधिकार हैं, मानवाधिकार, मूल अधिकार, उनका बड़े स्तर पे जो है हनन हो रहा है और उनका नरसंहार किया जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो मानवाधिकारों के लिए कार्य करती है। इस आधार पर म्यांमार पर विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिबंध और दंडात्मक कार्रवाई के लिए अन्य देशों से वो गुहार लगाती है। तो इस तरीके से अमेरिका है, वो म्यांमार के अगेंस्ट है मानवाधिकार के मुद्दे पर। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर क्रिएट हो रहा है म्यांमार के अगेंस्ट इन रोहिंग्यास मुद्दे को लेकर। इसी मौके का फायदा उठाकर भारत को भी इस म्यांमार मुद्दे के आधार पर म्यांमार से प्रेशर बना के उन्हें प्रत्यावर्तित म्यांमार में कर देना चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो क्वेश्चन यह है कि शुड इंडिया नॉट बी गिवन असलम, क्या इंडिया को जो शरणार्थी, रोहिंग्या शरणार्थी हैं, इनको अपने यहाँ शरण नहीं देनी चाहिए? उसके कुछ रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं क्यों नहीं देनी चाहिए, हम आइए जानते हैं। जैसे सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी वाला मामला, अगर हम इन रोहिंग्यास को अपने यहाँ शरण देते हैं तो होता क्या है कि हमारे यहाँ, हमारा देश पहले से ही असंगठित है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ नक्सलवाद है, अभी भी अराजक चीजें हो जाती हैं, विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। अगर हम इन बेरोजगार और असहाय लोगों को अपने यहाँ पनाह देंगे तो यह हमारी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। कई आतंकवादी संगठन जैसे अलकायदा और पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म, इन लोगों के माध्यम से भारत में फैलाया जा सकता है, क्योंकि यह लोग जब बेरोजगारी और असहाय के कारण टेररिज्म यानी कि अलकायदा और ISI के जो चंगुल में फंसेंगे, तो यह लोग भारत में टेररिज्म प्रमोट कर सकते हैं और अन्य असामाजिक और अराजक तत्वों में लिप्त हो सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि अगला जो कारण है, इनिशियली इंडिया ट्राइड टू एडजस्ट बट द रिजल्ट वाज प्रोटेस्ट वायलेंस टेररिज्म। इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इससे पहले इन लोगों को कभी पनाह या शरण नहीं दी है, कई बार शरण दी है। जैसे हमने पहले देखा भी है कि 1980 से 90 के बीच में कई रोहिंग्याज भारत में आए, उन्हें पनाह दी गई, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुई, टेररिज्म घटनाएं हुई। यानी कि जो पाकिस्तान सपोर्टिव जो टेररिज्म था इंडिया में, या अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के माध्यम से जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, उन गतिविधियों में ये लोग लिप्त हो गए। इसी का परिणाम हुआ कि जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर टेररिज्म प्रमोट होने का एक कारण ये रोहिंग्या शरणार्थी भी हैं। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, वहां पर जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, स्थानीय के लोगों के साथ जो हित का टकराव होता है, उसका कहीं ना कहीं कारण है। इसलिए सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी के कारण इन्हें जो अपने यहाँ जो पनाह है या शरण है वो नहीं देनी चाहिए। दे कैन बिकम टेररिस्ट इन फ्यूचर कंसर्न इशू। फ्यूचर कंसर्न इशू ये है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जो एशिया है, साउथ एशिया है, और हमारे जो आसपास पड़ोसी देश हैं, जैसे हम देखें बांग्लादेश में चकमा समुदाय के लोग हैं, नेपाल में मधेसी लोग हैं, श्रीलंका में तमिल के लोग हैं, और जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से बड़े स्तर पर शरणार्थी भारत की ओर आते हैं। अगर आज हम इन लोगों को अपने यहाँ शरण दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अन्य समुदाय के लोगों के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए जब कभी ऐसी समस्या होती है अन्य समुदाय के लोगों को शरण देने की, तो हम फिर उन्हें भी हमें शरण देनी पड़ेगी, क्योंकि बात ये आ जाएगी, क्योंकि इस समय यदि हम इन्हें देते हैं तो हमें दूसरे समुदाय के लोगों को भी शरण देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, समानता, स्वतंत्रता, इन अधिकारों को प्रमोट करते हैं। ये इन सब चीजों को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई इंडिया नॉट ज्वाइन रिफ्यूजी ट्रीटी 1951 एंड इट्स प्रोटोकॉल 1961। इस लेक्चर्स में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो रिफ्यूजी पे है, शरणार्थियों पे, 1951, और इसका एक प्रोटोकॉल है 1961। अब इंडिया ने इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया, यही देख लेते हैं। इतना ही काफी है, ज्यादा विस्तार से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, एशिया का जो दक्षिण एशिया का जो भाग है, काफी इसमें अस्थिरता है, युद्ध का माहौल कभी भी बन सकता है, अस्थिरता का माहौल है, संसाधन कम है, बुनियादी ढांचागत विकास बहुत कम मात्रा में हुआ है। जब कभी मानव नरसंहार यानी कि युद्ध की स्थिति बनती है, तो अन्य देशों से बड़े स्तर पर जो प्रोटेस्टर्स हैं या शरणार्थी रिफ्यूजी हैं, उनका कहीं ना कहीं पलायन कहाँ होगा? भारत की ओर होगा। और भारत के अपने आदर्श सिद्धांतों के अनुसार भारत को उन्हें अपने यहाँ शरण देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भारत के जो भारत की इतनी बड़ी सीमा है, उस सीमा के कारण भारत कहीं ना कहीं हर प्रकार से अपनी सीमा को सुरक्षित नहीं कर पा सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो इन सब फ्यूचर्स कंसर्न्स को देखते हुए इंडिया ने इन ट्रीटी, जो रिफ्यूजी ट्रीटी 1951 है और इसके प्रोटोकॉल 1961 को साइन नहीं किया। इसको साइन न करने के बाद अब यदि शरणार्थी से संबंधित कोई भी मुद्दा भारत के समक्ष आता है, तो भारत उसमें स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्यता लागू नहीं होती कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या उसके समक्ष आने वाले शरणार्थियों के प्रति कोई नीति अपनाए या उनके अधिकारों की सुरक्षा करे। अगर भारत के हित में होगा तो वो उन्हें शरण देंगे, और नहीं होगा तो शरण नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। अब इस लेक्चर्स में हमने ये देखा कि भारत में शरणार्थियों को, जो रोहिंग्यास हैं, उनको शरण देनी चाहिए तो क्यों, और नहीं देनी चाहिए तो क्यों। अब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वास्तविकता में अब इस मुद्दे का सॉल्यूशन क्या है। तो हम सीधा सा देखते हैं कि इस मुद्दे का सॉल्यूशन केवल यह है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह जो मुद्दा है वो बहुपक्षीय मुद्दा बन गया है, और अब हमें जरूरत है कि पीड़ित रोहिंग्यों को म्यांमार वापस भेजना चाहिए, और बांग्लादेश को उन्हें स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के साथ बहुपक्षीय जो हमें संबंध, यानी कि बहुपक्षीय वार्ताएं करनी चाहिए, म्यांमार के साथ बहुपक्षीय वार्ताएं करनी चाहिए। म्यांमार को समझाना चाहिए कि यह जो मुद्दा है वो बहुपक्षीय है, और आपके राष्ट्रीय हित और हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। इसलिए हमें बीच का एक संतुलन वाला रास्ता अपनाना चाहिए, और जो रोहिंग्या आपके यहाँ हैं उन्हें आप अधिकार दो, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मुद्दा आपके यहाँ भी है, और कहीं ना कहीं हमारी ऐसी भी परिस्थितियां हैं। इसलिए भारत के यहाँ भी जो रोहिंग्यास हैं, अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारत अपने यहाँ उन्हें शरण नहीं देगा, लेकिन भारत एक अच्छी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से एक अच्छी प्रत्यावर्तित नीति को अपनाकर इन पीड़ित रोहिंग्यासों को बांग्लादेश और म्यांमार प्रत्यावर्तित कर सकता है। अर्थात भारत अपने आर्थिक और सामरिक हितों को सुरक्षित कर सकता है, लेकिन भारत प्रेशर नहीं बना सकता। अगर ये कहा जाए कि भारत साउथ एशिया में एक महाशक्ति है और प्रेशर क्रिएट कर ले, तो हम क्या करेंगे? अपनी भारत
और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के संबंधों पर इसका निगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए हमें इस मुद्दे को द्विपक्षीय तरीके से, द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए। अगर हम प्रेशर करते हैं तो क्या होगा कि भारत वर्तमान में, भारत की क्या जरूरत है एशिया में इमर्ज होने के लिए? उससे पहले जरूरत है कि वो अपने साउथ एशिया में इमर्ज हो और चाइना को काउंटर करे। चाइना को काउंटर करने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ेंगे तो पड़ोसी देश चाइना की ओर जाएंगे और कहीं ना कहीं भारत के लिए यह सामरिक रूप से असुरक्षित कदम होगा और यह जायज भी नहीं होगा। इसलिए इस मुद्दे को बहुपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से म्यांमार और बांग्लादेश के साथ एक अच्छी प्रत्यावर्तित नीति को अपनाकर सॉल्व किया जाना चाहिए। थैंक यू।